हेलो छात्रों, समास के इस टॉपिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। समास का अर्थ है संक्षिप्त या संक्षेप। परिभाषा: दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। छात्रों, किसी वाक्य में आने वाले शब्द ही पद कहलाते हैं। समास के 6 भेद या प्रकार हैं। पहला, अव्ययभाव समास। यहाँ पर पद की प्रधानता भी दी गई है, जिसे आप ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि विकल्पीय प्रश्नोत्तर में आ सकता है कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। फिर पहचान दिया हुआ है संक्षिप्त में, जैसे अव्ययभाव समास। इसमें पहला पद अव्यय होता है और पूर्व पद में उपसर्ग भी होता है। दूसरी बात, जहां पर रिपीट शब्द आते हैं, जैसे घर घर, पर, इस प्रकार के शब्दों में भी अव्ययभाव समास होता है। ये इसकी संक्षिप्त पहचान है। तत्पुरुष समास, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और दूसरी बात, समास विग्रह जब करते हैं तो कारक चिन्ह निकल कर आते हैं, जिसमें द्वितीय कारक से लेकर सप्तमी कारक चिन्ह निकल कर आते हैं। तीसरा, कर्मधारय समास। पद प्रधानता की दृष्टि से इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास की मुख्य पहचान है कि इसमें विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, यानी पहला पद विशेषण होता है। दूसरी बात, उपमा और रूपक अलंकार जहां होते हैं वहां पर कर्मधारय समास होता है। इनका विस्तृत वर्णन आगे दिया हुआ है। द्विगु समास, इसमें प्रथम पद संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह शब्द आता है। द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इनके बीच में योजक चिन्ह होता है और विग्रह करने पर और, या, एवं आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बहुब्रीहि समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं और तीसरी अर्थ की प्रधानता होती है, माने प्रथम पद द्वितीय पद प्रधान ना होकर किसी अन्य अर्थ को बोध कराते हैं। इसमें अधिकांशतः देवी देवताओं के नाम आते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। पहला, अव्ययभाव समास। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। परिभाषा के रूप में, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। उदाहरण है, भर पेट, विग्रह करने पर आएगा पेट भर के। छात्रों, यहां पर आप देख रहे हैं कि समास में भर यहां अव्यय है, जो पेट के आगे जुड़ा हुआ है, तो अव्यय भी है और उपसर्ग भी है। तो हम देखेंगे कि अव्ययभाव समास में जो पहला पद है यानी पूर्व पद है वह अव्यय होता है और उपसर्ग का काम भी करता है। जैसे पेट के आगे जुड़ा हुआ भर, तो हो जाएगा भर पेट, विग्रह करेंगे पेट भर के। इसी प्रकार यथाशक्ति में देखिए, शक्ति के आगे यथा जुड़ा हुआ है जो एक उपसर्ग है और इसका विग्रह करेंगे शक्ति के अनुसार। दिनों दिन, यहां पर आप देखेंगे रिपीट शब्द है, दिन दिन से मिलकर बना हुआ है, तो विग्रह है दिन प्रतिदिन। आजन्म, जन्म के आगे आ लगा हुआ है, आ चूंकि एक अव्यय है और उपसर्ग का काम कर रहा है, यहां पर इसका विग्रह होगा जन्म भर। फिर बेधड़क, धड़क एक शब्द है जिसके आगे उपसर्ग लगा हुआ है बे, जो एक अव्यय का काम कर रहा है, इसका विग्रह करें अपन तो आएगा बिना भय के। तो हम देखते हैं कि अव्ययभाव समास में जो पूर्व पद है वह अव्यय होता है या उपसर्ग होता है और यही उसकी मुख्य पहचान है। तो प्रतिदिन का हो गया प्रत्येक दिन, और इसी प्रकार उपतट, तट के समीप, हाथों हाथ, यहां पर भी देखिए रिपीट शब्द आया है, हाथ हाथ, हाथ ही हाथ में। हर घड़ी, प्रत्येक घड़ी, अनुरूप, रूप के योग्य, जैसे पहचान दिया हुआ है। अव्ययभाव समास का प्रथम पद में भर, निर, प्रति, यथा, बे, आ, ब, उप, अधि, अनु आदि उपसर्ग आते हैं। तो अव्ययभाव समास की मुख्य पहचान है कि इसका पहला पद अव्यय होता है जो उपसर्ग का कार्य करता है। छात्रों, यहां अव्यय को हम समझ लें जो अव्ययभाव समास में जरूरत है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि के आधार पर कोई विकार यानी परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अव्यय कहते हैं। जैसे आज, कब, इधर, किंतु, परंतु आदि। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में विग्रह करने पर कारक चिन्ह निकलकर सामने आते हैं।
लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर कर्ता और संबोधन को छोड़कर यानी द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति तक की विभक्ति चिन्ह निकल कर आते हैं। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, जन प्रिय, जन को प्रिय। तो यहाँ पर को दोनों जगह आया है, इसलिए यहाँ पर विभक्ति चिन्ह को आने के कारण यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। इसी प्रकार भूखमरा, भूख से मरा, और जन्मांध, जन्म से अंधा, से विभक्ति चिन्ह आया है, इसलिए यहाँ पर कर्ण तत्पुरुष होगा। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के लिए आया है, इसलिए यहाँ पर संप्रदान तत्पुरुष होगा, क्योंकि संप्रदान की विभक्ति है के लिए। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, और पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ से विभक्ति चिन्ह आया है और एक दूसरे से अलग होने की बात आ रही है, इसलिए यहाँ पर अपदान तत्पुरुष होगा। राजभवन, राजा का भवन, और विद्यालय, विद्या का आलय, यहाँ पर संबंध का से बताया गया है, इसलिए यहाँ पर संबंध तत्पुरुष होगा। जलमग्न, जल में मग्न, और आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास, यहाँ में और पर विभक्ति चिन्ह है अधिकरण कारक के, इसलिए यहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष होगा। इस प्रकार कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास का नामकरण किया जाता है। कर्मधारय समास, जिस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष यानी संज्ञा हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है। उदाहरण, नीलकमल, नीला है जो कमल। यहाँ पर कमल की विशेषता बता रहा है, नीला रंग कि कमल कैसा है, नीला है। उसी प्रकार महापुरुष, यहाँ पर पुरुष के आगे महा लगा हुआ है, यानी महाशब्द यानी महान है जो पुरुष, यानी पुरुष की महानता के बारे में बताया गया है। सज्जन, सत है जो जन। खाद्यान्न, खाद्य है जो अन्न। परम औसत, परम है जो औसत। पीतांबर, पीत है जो अंबर। चंद्रमुक्त, चंद्र के समान मुख। यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि चंद्र के समान मुख यहाँ पर उपमा अलंकार है अलंकार की दृष्टि से। तो जहां पर उपमा अलंकार हो, रूपक अलंकार हो, वहां पर कर्मधारय समास होता है। नरसिंह, सिंह के समान नर। कमल नयन, कमल के समान नेत्र। चरण कमल, चरण रूपी कमल। वचनामृत, वचन रूपी अमृत। गुरुदेव, गुरु रूपी देव। तो यहां पर रूपक अलंकार है अलंकार की दृष्टि से, इसलिए यहां कर्मधारय समास होगा। दोनों पदों के मध्य विशेषण विशेष अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। यह बात को भी ध्यान रखना है कि कर्मधारय समास में दोनों पदों के मध्य में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो यानी संख्यावाचक होता है तथा संपूर्ण पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। कहीं समूह कहीं समाहार शब्द का भी उपयोग किया जाता है। जैसे द्विगु यानी दो गायों का समूह, यहाँ पर विग्रह करने पर समूह शब्द का प्रयोग हुआ है। पंचवटी, 5 वटों का समूह। तो द्विगु समास में दो बातों को ध्यान रखना जरूरी है कि पहली बात तो यह संख्यावाची होता है, यानी इसके जो समास है उसमें संख्या कोई ना कोई संख्या आती है। जैसे द्विगु, पंच, चौराहा, पंचामृत माने पंच से बना हुआ है 5 से। 9 त्रिफला त्रि से बना हुआ है। 9 ग्रह 9 से बना हुआ है। पंच तत्व पंच से बना हुआ है। सप्तऋषि में 7 छपा हुआ है, एकांकी में 1 छपा हुआ है। इस प्रकार तत्पुरुष द्विगु समास में देखेंगे कि प्रत्येक जो समस्त पद है उसमें संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो द्विगु यानी दो गायों का समूह और विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंचवटी 5 वटों का समूह। चौराहा 4 राहों का समूह। पंचामृत 5 अमृतों का समाहार। नवरत्न 9 रत्नों का समाहार। त्रिफला 3 फलों का समाहार। 9 ग्रह 9 ग्रहों का समाहार। पंचतत्व 5 तत्वों का समूह। सप्तऋषि 7 ऋषियों का समूह। एकांकी 1 अंक का नाटक। ये भी छात्रों एक द्विगु समास का उदाहरण है और ये कुछ पहचान दी हुई है। द्विगु समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है, ये निश्चित रूप से। दूसरा, संपूर्ण पद में समूह का बोध होता है,
जैसे समूह समूह आया आपने अभी देखा। और एक बात और ध्यान रखना है कि द्विगु समास के समान ही बहुब्रीहि समास में भी कभी कभी पूर्व पद संख्यावाचक होता है, किंतु समस्त पद में समूह का बोध नहीं होता। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण, माता पिता, रात दिन, आय व्यय, दाल रोटी, लाभ हानि, स्त्री पुरुष, पुत्र पुत्री और शीतोष्ण, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। इनका विग्रह जब करेंगे तो होगा माता और पिता, रात और दिन, आय और व्यय, दाल और रोटी, लाभ और हानि, स्त्री और पुरुष, पुत्र और पुत्री, शीत या उष्ण। छात्रों, द्वंद्व समास की पहचान के लिए आप ध्यान दें। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, माने दोनों पद की उतनी ही महत्ता वैल्यू होती है। दूसरी बात, दोनों पदों में पूरक या विलोम का संबंध होता है। वे एक दूसरे के पूरक होते हैं या एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे स्त्री पुरुष अब एक दूसरे के पूरक होते हैं, और रात दिन एक दूसरे के विलोम होते हैं। जैसे माता पिता एक दूसरे के पूरक हैं, जितना माता बच्चे के लिए महत्वपूर्ण उतना पिता ही महत्वपूर्ण है। जैसे दाल रोटी एक दूसरे के पूरक है, अब दाल ही दाल तो कोई खाएगा नहीं और रोटी ही रोटी खाएगा नहीं, दाल में रोटी लगाकर ही खाएगा। उसी तरह ये एक दूसरे के पूरक शब्द कहलाते हैं। तो समस्त पद में प्रायः योजक चिन्ह लगा होता है। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, अथवा, या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। ये आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से द्वंद्व समास आसानी से बन जाएगा। बहुब्रीहि समास, जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता न होकर उन पदों से भिन्न किसी अन्य अर्थ का बोध होता है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। तो छात्रों, वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं होते बल्कि किसी तीसरे अर्थ की प्रधानता होती है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास में अधिकांशतः आप देखेंगे कि वह कोई देवी देवता संबंधित होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। जैसे यहां देखें आप, दशानन, 10 है आनंद जिसके। दशानन कहने से हमारे मन में कल्पना आती है कि जिसके 10 सिर। दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शंकर जी। पीताम्बरधारी, पीले वस्त्र को धारण करने वाला, अर्थात भगवान विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। चतुर्मुख, 4 मुख वाला, अर्थात ब्रह्मा जी। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। पीताम्बर, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। त्रिनेत्र, 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात शंकर जी। और वीणा पाड़ी, वीणा है हाथ में जिनके, अर्थात सरस्वती माता। तो छात्रों, इस बात को ध्यान रखना है कि बहुब्रीहि समास में दोनों पद प्रधान न होकर किसी तीसरे अर्थ का बोध होता है, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। और बहुब्रीहि समास अधिकांशतः देवी देवताओं से संबंधित होता है, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। इस प्रकार छात्रों, आप देखते हैं कि समास बहुत ही सरल टॉपिक है। एक बार हम और इसको देखेंगे। जैसे अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय होता है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें उपसर्ग अव्यय का काम करता है, यानी अव्यय उपसर्ग का काम करता है और रिपीट शब्द आते हैं। दूसरा, तत्पुरुष समास में द्वितीय से लेकर सप्तमी विभक्ति चिन्ह निकल कर आता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा, कर्मधारय समास, निश्चित रूप से पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष यानी संज्ञा होता है, और उपमा और रूपक अलंकार में कर्मधारय समास होते हैं। द्विगु समास संख्यावाची होता है और विग्रह करने पर समूह शब्द का बोध इसमें होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, और विग्रह करने पर और शब्द आता है। द्वंद्व समास योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। और बहुब्रीहि समास में तीसरे अर्थ का बोध होता है। यह अधिकांशतः किसी देवी देवता के नाम संबंधित होता है, लेकिन अनिवार्य नहीं है। आप देखेंगे कि समास बहुत ही सरल है और एक दो बार आप रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से आपसे पूरा समास आपको बनने लगेगा। धन्यवाद।